इन दिनों खरगोन में 2022 में दंगों में जो लोग पकड़े गए थे उनके बाइज्जत बरी होने की खबरें सुन रहे होंगे। जाहिर सी बात है, ये अपने आप में खुशी की खबर है। जबलपुर हाई कोर्ट के इंदौर बेंच ने इन लोगों को बाइज्जत बरी किया है और APCR इन मुकदमों को देख रहा था। हमारी तरफ से रेखा जी जो एक एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की APCR की, वो इन मामलों को देख रही थी। लेकिन आप ज़रा इस पे गौर करिए कि 2022 में जब ये दंगे हुए थे तब आप और हमने इसकी बहुत चर्चा करी थी। इन 4 सालों में हमने खरगोन जैसे सैकड़ों केसेस देखे हैं, इसलिए हमारी मेमोरी में खरगोन नहीं है। ये लोग छूट गए, लेकिन इनके साथ साथ आपको पता होगा, शायद आपको मालूम हो या नहीं मालूम हो, 260 लोग खरगोन में अरेस्ट किए गए थे और उनको ज़मानत लेने में ही 2 साल से ज़्यादा वक्त लग गया था। सुप्रीम कोर्ट से भी ज़मानतें हुई थी। अब सवाल ये है कि खरगोन के दंगे जो तालाब मस्जिद के सामने नारा लगाने से, पत्थर फेंकने से रामनवमी के दिन शुरू हुए थे, जिसके नतीजे में मस्जिद के आसपास कई सारे घर जलाए गए थे, बेकरियां लूटी गई थीं और उसके बाद प्रशासन ने 150 से ज़्यादा मकान तोड़े थे। जिन लोगों के मकान तोड़े गए थे उनके मकान कौन वापस करेगा? जिन लोगों के को 2-2 साल, 2.5 साल जेलों में रहना पड़ा, उनके ये दिन कौन वापस करेगा? हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग छूटें या आने वाले दिनों में छूट के फैसले हों बाइज्जत बरी होने के। जैसे मैंने बताया कि 260 लोगों को अरेस्ट किया गया था, तो अभी सिर्फ एक मुकदमे में लोग बाइज्जत बरी हैं। आगे आने वाले बहुत सारे मुकदमे हैं, लेकिन हम सब इस कोशिश में हैं कि इनका मनोबल बढ़ाया जाए, जो लोग छूट कर आए हैं, और इनकी हिम्मत और हौसला अफजाई करी जाए और समाज इनका साथ दे, ताकि हम लोग उन अधिकारियों के ख़िलाफ़ इनसे केस करा सकें जिनके ज़रिए ये लोग जेल गए और जिनके घरों को डेमोलिश किया गया। क्योंकि डेमोलिशन की पिटीशंस अभी भी इंदौर हाई कोर्ट में पड़ी हुई हैं और इनकी सुनवाई नहीं हुई है। इसके साथ आपने ये भी खबर सुनी होगी कि कुछ मकान ऐसे थे जिनको अचानक अवैध घोषित कर दिया गया खंडवा में, जो कि वो मध्य प्रदेश में आता है। खंडवा में जब इन मकानों को अवैध घोषित किया गया तो हम लोगों ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था, लेकिन 3 दिन पहले हाई कोर्ट ने उस स्टे को ओवर रूल कर दिया। नतीजन हम लोग 1 दिन की नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल करी और पिटीशन पे हमारी स्टे अगली सुनवाई तक, यानी कि जब भी ये मैटर हियर होगा तब तक के लिए उन मकानों को स्टे दे दिया गया है। इसमें APCR की तरफ से एडवोकेट अहमद इब्राहिम और एडवोकेट निज़ाम पाशा इस केस को देख रहे थे। देखने वाली बात सिर्फ इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इस जुगलबंदी के तहत, यानी कि कभी वो सुनवाई करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी स्टे दे देते हैं, कभी ओवर रूल कर देते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी परेशान हो रहा है। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने लोग खंडवा से सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं और कितने लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। इस समय लगातार ये चर्चा हो रही है कि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनमें क्या चल रहा है। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें पुलिस की क्रूरता के ऊपर एक पिटीशन फाइल करी गई। ये पिटीशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा मनोज झा जी की तरफ से हुई थी। इस पिटीशन में बहुत सारी इंटरवेंशंस डाली गई, अलग अलग स्टूडेंट्स की तरफ से डाली गई हैं, अलग अलग स्टूडेंट ग्रुप्स की तरफ से डाली गई हैं, और इन पिटीशंस में लोगों ने पुलिस की क्रूएलिटी के बारे में बात करी है। और कोर्ट में भी इसकी बात ये हुई थी कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस से या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज से एक SIT बनाई जाए और इसकी जांच हो कि वो गोलियां किसने ऑर्डर दिया, गोलियां क्यों चली, क्यों जो प्रोसेस प्रोटोकॉल है कि पहले पानी चलता, हल्का माइल्ड लाठी चार्ज होता, सीधे पैलेट गन क्यों चलाई गई। अब इस पे कई सारी नोटिफिकेशन इशू हुई थी, लेकिन एक बात हमको ये समझनी होगी कि जो मुकदमे दर्ज हो चुके हैं वो मुकदमे कोर्ट से जाके क्वैश होंगे। जो ये बार बार कहा जा रहा है
कि वो अपने आप रद्द हो जाएंगे, वो रद्द ऐसी आसानी से नहीं हो जाने वाले। इसमें APCR भी एक इंटरवेंशन में गया था एक क्लाइंट के ज़रिए। आपने सुना होगा कि वहाँ पर जुनैद नाम का एक आदमी खाना बांट रहा था। जुनैद APCR के एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के कई प्रोग्रामों में आते थे और वो हमारे संपर्क में थे। जब वो खाना बांट रहे थे तब भी उन्होंने हमें फ़ोन किया था कि अगर कोई समस्या होगी तो हम आपकी मदद लेंगे। तो जाहिर सी बात है वो हमारे साथ संपर्क में थे। फिर अचानक जुनैद ने एक दिन फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि उनके घर वालों को पुलिस तंग कर रही है, जिसके नतीजे में APCR गाज़ियाबाद के एडवोकेट नदीम अख्तर, मुबीन और उनकी पूरी टीम उनके गांव गई, उनके पिता से मिली और अगले दिन थाना मसूरी में स्टेशन ऑफिसर मसूरी से बात करी। पहले उसने कहा हमें कुछ नहीं मालूम है, फिर उसने कहा कि SP सिटी से बात करिए, फिर हमारे टीम ने SP सिटी को फ़ोन किया। बहरहाल हमने उन पर पूरी दबाव बनाने की कोशिश करी। इसी बीच में जुनैद का हमारे पास फ़ोन आया और उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने उनको उठा लिया था रात में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से और उसके बाद वो देहरादून और मसूरी के बीच में उनको छोड़ दिया है। वो बस पकड़ के वापस दिल्ली पहुंचे, हमारे ऑफिस पर आए और हमने सुप्रीम कोर्ट में जो मनोज झा जी की पिटीशन थी उसी में जुनैद को इंटरवीनर की हैसियत में डाला है और दिल्ली पुलिस के खिलाफ और UP पुलिस के खिलाफ, उनके परिवार के लिए और उनको अगवा करने के खिलाफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन के चार्जेस लगाए हैं। उनके पैसे भी चोरी हुए, धमकाया भी गया, NSA लगाने की धमकी दी गई, जिसकी सुनवाई मंडे में होगी। और APCR की तरफ से इस केस को सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और निधि राठी और M हुज़ैफ़ा देख रहे हैं। उसके साथ साथ इस समय बंगाल में लगातार SIR को लेकर मामले चल रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि जो लोग हैं उनकी बल्क पिटीशंस आ जाएंगी, फिर कोर्ट ने ये कहा कि बल्क पिटीशन हम नहीं सुनवाई करेंगे, हम एक एक इंडिविजुअल को सुनेंगे। यानी कि 27 लाख लोग जिनके पास सारे पेपर होने के बावजूद जो एडजुडिकेशन में बाहर हो गए हैं, उनसे कहा जा रहा है कि 27 लाख पिटीशंस सुनी जाएंगी। उसके बाद जो 65 लाख लोग जिनके नाम डिलीट हो गए हैं नहीं हैं, वो उनके मामले अलग हैं। इस तरह के केसेस लगातार बंगाल हाई कोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन बंगाल हाई कोर्ट का रवैया बहुत ही निराशाजनक समझ आ रहा है। इससे पहले हमने ये भी देखा था कि चुनाव के समय एक व्यक्ति को उन्होंने जबरिया घोषित कर दिया था विदेशी, जबकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको परमिट किया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से चुनाव भी लड़े कांग्रेस के सिंबल पर और जीत कर भी आए। इसी तरह के एक डिसअपॉइंटिंग केस में, निराश करने वाले केस में, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि आपके पास आधार कार्ड है, अच्छी बात है, आपके पास पैन कार्ड है, अच्छी बात है, आपके पास इस देश में प्रॉपर्टी है, ये भी अच्छी बात है, और आपके पिता भी यहाँ के हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आपको भारतीय नागरिक नहीं मानेंगे। तो कलकत्ता हाई कोर्ट से हमें ये उम्मीद थी कि कलकत्ता हाई कोर्ट ये बताए कि क्या किसी को उसने नागरिक होने का कोई कार्ड इशू किया है। अगर कोई नागरिक होने का कार्ड इशू हो तो पैमाना क्या होगा। कोई कह रहा है पासपोर्ट भी पैमाना नहीं है, कोई कह रहा है, कलकत्ता हाई कोर्ट कह रहा है प्रॉपर्टी पैमाना नहीं होगी, SIR कह रहा था कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगा दोगे तो SIR में शामिल हो जाओगे। तो जिस तरह से कोर्ट के निराशाजनक रवैये के तहत SIR कमेटी ने पूरी धांधली मचा रखी है, पूरे बंगाल में केवल कलकत्ता के नज़दीक में एक सेंटर बनाया गया है जो 500 किलोमीटर दूर से, 700 किलोमीटर दूर से पूरी रात का सफ़र करके गरीब आदमी आए और ट्रिब्यूनल में अपना केस लगाए और वो ये साबित करे कि वो हिंदुस्तानी नागरिक है। तो सरकार ये साबित करे कि वो हिंदुस्तानी नागरिक नहीं है। सरकार के पास कौन सा ऐसा पेपर है कि जो हिंदुस्तानी नागरिक किसी को इशू किया हो। 10, 12, 25 लोग, अदनान सामी एक हैं जिनके बारे में कह सकते हैं हिंदुस्तानी नागरिक हैं, क्योंकि सरकार ने उनको नागरिकता दी है तो उनके पास नागरिकता का पेपर है, लेकिन भारतीयों के पास कोई नागरिकता का पेपर नहीं है। तो मुझे लगता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, और जिस तरह से धांधली और मनमानी चल रही है तो वो अपने आप में कोर्ट के प्रति जो आमजन का विश्वास है उसको कमज़ोर करता है, और उनका निराशाजनक रवैया, पूरा इस मामले में कोर्ट का रवैया निराशाजनक है, जिससे आम जनों के बीच में जो कोर्ट का विश्वास है वो ख़त्म होता है। तो ये इस पूरे हफ्ते अगर हम देखें तो इन सब मामलों में ये मामले थे। दिल्ली में अगर हम फिर कोर्ट की तरफ वापस आएँ तो ताहिर हुसैन के केस में, जिसमें
सरकार ने फांसी की मांग करी थी, उसमें कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि ताहिर हुसैन मारने में नहीं थे, ताहिर हुसैन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए उनको उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। और हम ये मान के चलते हैं कि जब पुख्ता सबूत नहीं है, कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है, तो ये डिसीज़न भी प्रेशर में लिया हुआ जजमेंट है और हाई कोर्ट से ताहिर हुसैन उम्मीद है कि वो निर्दोष सिद्ध होंगे। और इसी बीच में कोर्ट में उमर खालिद और शर्जील इमाम ने हाई कोर्ट में अपनी ज़मानत की अर्ज़ी फ़ाइल करी है, जिसमें हाई कोर्ट ने पुलिस को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने का निर्देश दिया है। तो हमको लगता है कि आने वाले दिनों में हाई कोर्ट में जब 27 अगस्त को सुनवाई होगी तो जल्दी ही उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल मिलेगी। ये इस पूरे हफ्ते के मामले, जो मुख्य मामले खासकर मुसलमानों से जुड़े हुए जो कोर्ट के मामले थे, वो आपके सामने